नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध की। 18 जून 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें स्पष्टता के साथ हम देख सकते हैं कि उसमें राणा प्रताप की जीत हुई थी और मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो मुगल सेना आई थी, उसकी भीषण पराजय हुई थी, जिसका अकबर के दरबारी इतिहासकार को आप देख लें, चाहे अबुल फजल या फैजी का जो अकबरनामा या आईने अकबरी है, या बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख लिखी, मुंतखब उल तवारीख करके एक किताब लिखी बदायूनी ने, उसको भी हम देखेंगे कि क्या वर्णन करता। वो तो युद्ध मैदान में था, बदायूनी शाही सेना के साथ युद्ध लड़ रहा था और वो जो बता रहा है उसकी आंखों देखी है। और उसी तरह से ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, जिन्होंने तवकात ए अकबरी नामक किताब लिखी फारसी में, वो मीर बख्शी थे अकबर के। मीर बख्शी मतलब सैनिकों का जो वेतन देता है, तो सेना से भी जुड़े हुए थे, तो उनकी बात भी हम देखेंगे। और उस समय के प्राप्त ताम्रपत्र, अभिलेख, सारे साक्ष्यों को देखने के बाद आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना जीती थी या राणा प्रताप जीते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए कह रहा हूँ, मैं इन्हीं की किताबों के आधार पर यह साबित करूँगा। हमारे जो वामपंथी जिहादी इतिहासकार, जो इसकी NCERT और सारी किताबें हम लोग पढ़ते रहते हैं, लोगों में इरफान हबीब साहब बहुत ताम्रपत्र और शिलालेखों का उल्लेख करते हैं और दिखाते हैं, लेकिन हल्दी घाटी के विषय में जो ताम्रपत्र मिलते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता इनका, क्योंकि इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। तो हम समय व्यर्थ न करते हुए हम पहुंचते हैं हल्दी घाटी के युद्ध पर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मेवाड़ का जो पीछे का इतिहास रहा है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। मेवाड़ साम्राज्य वास्तविक साम्राज्य था, तुर्कों या दिल्ली सल्तनत की तरह कोई फर्जी साम्राज्य नहीं था। मेवाड़ साम्राज्य का एक 1100 साल का इतिहास है और एक से एक महान योद्धा, बप्पा रावल ने स्थापना की थी मेवाड़ साम्राज्य की। बप्पा रावल से लेके राजा जय सिंह तक, जिन्होंने औरंगजेब को कैद कर लिया और बंदी बनाया, भागना पड़ा उसको। तो ये बहुत गौरवशाली इतिहास रहा, परंपरा रही है। और चित्तौड़ के दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया। इसके बाद के घटनाक्रम को देखिए अगर, तो लगभग 8 साल बाद, चित्तौड़ अभियान के 8 साल बाद 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस बीच के घटनाक्रम को थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। प्रांतीय सूबेदारों ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि नहीं जी, हम जगमाल को राजा नहीं बनने देंगे, हमें तो राणा प्रताप ही चाहिए। राणा प्रताप को राजा बनाने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और राणा प्रताप को पकड़कर जबरदस्ती वहाँ ले गए। राणा प्रताप तो नहीं चाहते थे, बोले ठीक है, पिताजी की आज्ञा है तो हम उसको मानेंगे। वो कभी भी नहीं चाहते थे राजपाट लेना। लेकिन जगमाल एक निकम्मा शासक होता, ऐसी मान्यता थी। जगमाल उतना सक्षम नहीं था और राणा प्रताप की वीरता, पौरुष सब लोगों ने देखा था। उनकी बहुत सारी कहानियां प्रचलित थीं। तब तक उन्होंने बहुत बार मुगलों के सामने इस तरह के आक्रमण, इस तरह के युद्ध लड़ चुके थे। तो सभी सामंतों का एक मत था कि राणा प्रताप को ही हम राजा मेवाड़ का बनाएंगे, वही अकबर जैसे दुर्दांत आक्रांता से हमें बचा सकते हैं और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बचाए रख सकते हैं। इतना बड़ा मुगल एम्पायर सिर्फ मेवाड़ पर गिद्ध दृष्टि डाले बैठा हुआ है, वहाँ पे राणा प्रताप जैसा सूरवीर ही मुगलों को रोक सकता था। इस तरह से सामंतों ने राणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया और उसके बाद राणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। शुरू से ही बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनका एक सूत्री कार्यक्रम था
उन्होंने बहुत प्रयास किया कि पूरा राजपूताना को एक किया जाए, इनको मिला के हम युद्ध लड़ें मुगलों से। और ये हमारे मात्र ये बाहर के आक्रांता हैं, ये बाहर के आक्रांता हैं जो हमारे देश में, हमारे भूभाग में, हमारी मातृभूमि को अपवित्र रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बहुत सारे प्रयास किए। और उधर अकबर भी बहुत सारे प्रयास कर रहा था। उसने 4 लोगों को भेजा, उसने ये संदेश भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो किसी तरह से। लेकिन ये तो मेवाड़ी सरदार, यही तो गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का। मेवाड़ कभी झुका ही नहीं। अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुर लोग हुआ करते थे। वो धरती तो तीर्थ स्थान होनी चाहिए भारतवासियों की। पहले उसने कोर्ची खान को भेजा संधि प्रस्ताव लेकर, उसके बाद उसने मान सिंह को भेजा, मान सिंह जो भगवान दास के बेटे, उनको भेजा। उसके बाद मान सिंह के पिताजी भगवान दास खुद आए कि आप संधि कर लो। उसके बाद टोडरमल को भेजा, टोडरमल जिन्होंने भूमि व्यवस्था सुधार की थी अकबर के समय में, जिस पर हमारे वामपंथी इतिहासकार बड़ा उसको महिमा मंडित करते हैं, भूमि सुधार को लेकर वो टोडरमल ने की थी। इनका कहना था कि किसी तरह से आप अधीनता सिर्फ स्वीकार कर लो। और एक प्रस्ताव तो ऐसा भी दिया कि आप पूरे मुगल साम्राज्य का आधा भूभाग ले लो आप, लेकिन बस अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन ये तो मेवाड़ी खून में ही नहीं है, तो इन्होंने मना कर दिया। जून 1576 में भीलों ने बताया कि जी खमनौर तक शाही सेना आ गई है, युद्ध असंभावी हो गया है, इसको लड़ना ही पड़ेगा। आपको बताता चलूं, भील जो है राणा प्रताप की आंख और कान थे। ये पेड़ों पे चढ़ के, और इतना फुर्त जाति होती है, अद्भुत इनका सहयोग रहा है मेवाड़ को और या हिंदू समाज को बचाने में। अगर राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली होती अकबर की, तो इस देश को इस्लामीकरण से बचाना बहुत मुश्किल था, शायद असंभव हो जाता। राणा प्रताप ही थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का इस्लामीकरण होने से रोका, या मेवाड़ कह लो तो वो मेवाड़ है। अद्भुत लोग थे, लगता है जैसे देव पुरुष थे, देवताओं ने ही इन्हें भेज रखा था। तो जब भीलों ने बताया कि खमनौर तक शाही सेना आ गई है आसिफ खां मान सिंह के नेतृत्व में, तो इन्होंने एक अपनी वार काउंसिल की मीटिंग की, जो गोगुदा में राजा राम सहाय तंवर, जो ग्वालियर के राजा थे, राजा राम सहाय तंवर के घर पर हुई गोगुदा में। और उसमें जो बैठक हुई, इसमें 2 धड़ में बट गए। एक पक्ष जो युवाओं का था वो कह रहे थे कि हम खुले में लड़ेंगे, खुले मैदान में हमें युद्ध करना चाहिए, हमें खुले में उतर के बाहर। और दूसरे अनुभवी लोग थे जो कहते थे कि नहीं, पहाड़ियों को छोड़ना ठीक नहीं है, पहाड़ियों में आने दीजिए, यहीं काटते हैं इनको। युवाओं में फत्ता सिंह चूड़ामल, जिनकी मृत्यु हो गई थी, फत्ता सिंह चूड़ामल और जय सिंह राठौर, दोनों की चित्तौड़ अभियान के समय मृत्यु हो गई थी। तो जयमल राठौर और फत्ता सिंह चूड़ामल के बेटे ये चाहते थे कि खुले में लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अनुभवी लोगों में, जिनमें राम सहाय तंवर, उनके 3 बेटे, एक पोता, झाला चूड़ामल, झाला दीदा, कृष्णदास चूड़ामल, हकीम खान सूरी, ये लोग चाहते थे कि खुले में न जाके हम पीछे से ही वहीं गुफा में ही लड़ते हैं, अंदर ठीक रहेगा। हकीम खान सूरी शेरशाह सूरी से के ही रिश्ते में थे, और चूँकि उनके वंश को, क्योंकि अफगानों का शासन अकबर के पिता हुमायूं ने ख़त्म किया था, तो इसलिए वो भागकर राणा प्रताप के पास आ गए थे। लेकिन अद्भुत रण कौशल उनका भी था। ये बताऊंगा कि उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस हल्दी घाटी के युद्ध में। तो हुआ क्या कि ये 2 भागों में बढ़ गया। वहाँ पे जो वार काउंसिल की मीटिंग हुई, तो वहाँ पे ये निश्चित हुआ कि शुरू में
हम बाहर निकलेंगे, युद्ध करेंगे और देखेंगे कि अगर हम जीतते रहेंगे तो हम इनको निपटा देंगे। अगर हमारी स्थिति कहीं खराब होती है तो हम लौट कर फिर पहाड़ों में चले जाएंगे। जैसे ही आप सरदार का इशारा पाएंगे तो आपको लौट जाना है, क्योंकि राणा प्रताप को कोई खोना नहीं चाहता था। बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखबुल तवारीख में लिखता है, जो उस समय युद्ध भूमि में था, जो देख रहा था, वो लिखता है कि जब 18 जून 1576 को जब सुबह 10 बजे राणा प्रताप अकेले घोड़े पर हल्दी घाटी के दर्रों से निकलकर जब बाहर आए, बादशाही बाग जिसका नाम दिया गया है, बादशाही बाग आए तो वहां पे खूनी आंखों से शाही सेना की तरफ देखा। उस समय हमारे मगध पिघल रहे थे, हमारे मस्तिष्क। अब 18 जून की गर्मी का आप अंदाजा लगा लीजिए। राजस्थान, पत्थर भी बिल्कुल आग की तरह दहकते हैं। इनके हौसले पस्त हो गए। उस समय राणा प्रताप अकेले आए थे देखने, और तब इनको लग गया कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध में एक हरावल दस्ता होता है, एक चंदावल दस्ता होता है। हरावल दस्ता फ्रंट वॉरियर्स को कहते हैं, जो आगे की सेना रहती है, आगे की टुकड़ी है, उसको हरावल दस्ता कहते हैं। और जो उसके बाद पीछे की तरफ रहते हैं उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। तो हरावल दस्ता में प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, जिसमें ज़्यादातर राजपूत होते हैं, और चंदावल दस्ता में ब्राह्मण, चारण, भील और सब लोग, सारी जातियों के लोग। ऐसा नहीं है कि एक आदमी लड़ रहा है, सब लोग आते थे युद्ध में। हरावल दस्ते के दाहिनी ओर राम सिंह कंवर, उनके 3 बेटे, उनका पोता और हलामान, ये लोग दाहिनी तरफ थे। और बाईं तरफ भामा शाह, झाला दीदा, अक्षयराज सोनकर, ये लोग बाईं फोड़ पे थे। और बीच में राणा प्रताप और भीम सिंह डोडिया, भीम का शरीर बहुत बलिष्ठ थे, उनका भाला मारना अचूक होता था, ये बीच में थे। और उधर मुगलों की सेना में, मुगलों की तरफ से दाहिनी तरफ 12 सैयद 12 थे, बाईं तरफ आसफ खां और बीच में मान सिंह। युद्ध शुरू हुआ। अब यहाँ पे अबुल फजल कहते हैं कि राजपूतों की सेना ने 5 मील तक खदेड़ा। 5 मील ज़्यादा होता है, 5 मील मतलब 15-20 किलोमीटर हो गया, उतना नहीं। जो बदायूनी कहता है, जो युद्ध मैदान में था, वो जो बताता है, राणा की सेना ने हमें बनास नदी तक खदेड़ा। बनास नदी भी 5 किलोमीटर करीब दूर है, 5 किलोमीटर तक दौड़ाया। और वो आगे लिखता है कि अगर सैयद 12 बंधु नहीं रहे होते, सैयद 12 जो योद्धा, अद्भुत योद्धा होते थे, वो बहुत तगड़े तीरंदाज, और तो वो कहता है, बदायूनी खुद कहता है कि अगर सैयद 12 नहीं रहे होते तो अजाब टूट पड़ता और सारे मारे जाते। इस तरह से अद्भुत युद्ध था। राणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े पे बैठकर छलांग लगाई मान सिंह को मारने के लिए, और एक भाले से मारा जिसमें मान सिंह का पिलवान को छेदते हुआ भाला हाथी के हौदे को पार करता हुआ निकल गया। मान सिंह छुप गए हौदे में किनारे, और बिल्कुल किस्मत ने उनको बचा लिया, नहीं तो मान सिंह उस युद्ध में मारे गए होते। बच गए। बहुत अद्भुत। उसी समय चेतक को, चूंकि हाथियों के सूंड में तलवारें बांध दी जाती हैं, तो जब चेतक उछला था हाथी के ऊपर, उसके दांतों पे, तो वहाँ पे सूंड, जो हाथी के सूंड में तलवार थी, उससे उसका पैर कट गया था, तो जख्मी हो गया था। तो ये स्थिति थी, मतलब बहुत बुरी हालत थी। और इस स्थिति में मेहत्तर खां जो शाही सेना की एक सुरक्षित टुकड़ी पीछे थी, वही जहाँ तक दौड़ाया इन्होंने, वहाँ पे एक सुरक्षित टुकड़ी रखी हुई थी कि जब लोग थक जाएंगे तब अटैक करेगा। तो उसका नेतृत्व मेहत्तर खां कर रहा था। मेहत्तर खां ने नगाड़ा बजा के ये अफवाह फैलाई कि अकबर अपनी सेना के साथ स्वयं आ गए हैं युद्ध मैदान में। तब झालामान ने राणा प्रताप को इशारा किया कि आप निकल जाओ। राणा प्रताप निकलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती उनसे उनका मुकुट छीना
और उनके अश्व पर जो राजा का मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह था वो अपने अश्व पर लगाया, उनका मुकुट खुद पहना और उनका कद काठी बताते हैं कि राणा प्रताप की तरह थी। तो उन्होंने कहा कि आओ, मैं हूँ राणा प्रताप, मैं तुझे खत्म करूँगा। और इस तरह से चेतक को उन्होंने मार के हाथ पैर किसी तरह से वहाँ से भगाया। चेतक वहाँ से निकल गया। राणा प्रताप को जैसा पहले ही निश्चित था, ये पहले ही निश्चित हो गया था कि राणा प्रताप को जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उनको भेज दिया जाए, अंदर चले जाएंगे वो, क्योंकि राणा प्रताप की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते थे। तो ये वैसे भी एक दिन चलने वाला युद्ध नहीं था, एक दिन में ख़त्म होने वाला युद्ध नहीं था। इसको तो लगातार कभी भी कोई ऐसा थोड़ा ना कि एटम बम गिरा दिया और 4 घंटे में, जैसा कि बताते हैं कि 4 घंटे में 5 घंटे में युद्ध खत्म हो। हाँ जरूर उस दिन का एक दिन का युद्ध जो है ये चला 5-6 घंटे, 10 बजे से शुरू मान लीजिए तो 4 बजे तक खत्म हो गई थी स्थिति, क्योंकि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, मतलब राणा प्रताप चले गए पहाड़ियों में, दर्रों में। तो हुआ ये कि राणा वहाँ से दर्रे में घुस गए और सारे सैनिक जो उनके घायल सैनिक थे सबको पता था, कोलारी एक जगह थी, सब लोग कोलारी में आ गए और कोलारी में राणा अपने जो है सैनिकों का इलाज शुरू करवा दिए, कोलारी में रुक गए। और उधर मान सिंह लौटने की स्थिति में बहुत दूर तक नहीं था, तो वो गोंगुदा में ही, गोंगुदा का किला जो था वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे अपने सैनिकों का इलाज शुरू कराया। अब हुआ क्या कि राणा प्रताप वहाँ से निकले, फिर उन्होंने चारों तरफ से मुगल सेना को घेर लिया, चारों तरफ से पहाड़ियों दर्रों से, कि मुगल सेना जैसे ही कहीं निकलेगी तो उसे काट देंगे, मार देंगे। और ये सभी इतिहासकार बताते हैं। जब मान सिंह गोगुदा पहुंचे तो गोगुदा में 20-25 बुढ़े बुजुर्ग सैनिक, जो पलंग तोड़ सैनिक कहे जा सकते हैं, कहते हैं लोग, तो वो होते हैं, वो उम्र उनकी हो गई होती है, अद्भुत लोग होते हैं। ये पता नहीं कौन सी इनका ब्रीड है, अद्भुत लोग, 15-20-25 की संख्या में सैनिक उस किले की रखवाली कर रहे थे। 20-25 बुजुर्ग सैनिक जिनको पता था कि मुझे मरना ही है, युद्ध करके मर जाऊंगा तो और अच्छा रहेगा। तो ये बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार एक युद्ध में हमें भी तो वीरगति पानी है, चलो ठीक है, 10-20 को मार के मर जाएंगे और अच्छी बात है। तो ये 10-20-25 लोग अपना किले की सुरक्षा कर रहे थे। वो जब शाही सेना आई तो मान सिंह के नेतृत्व में जब शाही सेना वहाँ आई तो इन्होंने अपना 10-20-50 को मारा और खुद मर गए। तो वहाँ पे गोगुदे किले जो किला था उस पे अधिकार हो गया। और मान सिंह इतने डरे हुए थे और शाही सेना इतनी डरी हुई थी कि पूरा उसका किले के चारों तरफ जो है खाइयाँ खुदवाई गई। गोगुदा के चारों तरफ खाइयाँ खुदवाई गई, बड़ी बड़ी दीवारें बनवाना शुरू कर दिया कि कहीं अटैक न कर दें, आप आ न जाएं। इतना टेरर था, निकलने की कोई जगह नहीं थी शाही सेना को, वहाँ से चारों तरफ से घिरे हुए थे। यहाँ पे तौकाते अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का विवरण लेते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो मीर बख्शी थे अकबर के, वो लिखते हैं कि फिर मान सिंह को शाही हुक्म से, अकबर के हुक्म से बुला लिया गया दरबार में और इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक निरीक्षण हुआ कि शाही सेना की इतनी बड़ी दुर्गति, इतनी ज़्यादा दुर्गति कैसे हुई। चूँकि ये इस्टेब्लिश तथ्य है कि जितना हल्दी घाटी में मुगल सेना नहीं मरी थी उससे कई गुना ज़्यादा हल्दी घाटी के बाद मरी। कैसे, ये देखिए, वहाँ पे चारों तरफ से मुगल सेना घेर ली गई, वहाँ कोई गांव नहीं था, कोई फसल नहीं थी, फसलों को आग लगा दिया था। राणा प्रताप ने जब पूरी गांव की आबादी, जो प्लेन की आबादी थी, इन सबको पहाड़ों में भेज दिया और वहाँ पे कुओं में जहर डाल दिया, फसल आग लगा दी, जला दी। शाही सेना को न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने को कुछ मिल रहा है। बताते हैं कि इन्होंने अपने ऊँटों को, अपने घोड़ों को काट काट कर खाया। आम की केरियों का समय होता है, उसमें आम की छोटी छोटी केरियां होती हैं, उसको खा खा कर मुगल सेना जी रही थी और बीमारी से, महामारी से, और कई बार बाहर निकलते तो मार दिए जाते थे। इस तरह से कम 800 से ज़्यादा सैनिक वहाँ मार दिए गए। बाद में शाही सेना को एक एक करके वहाँ से भागना पड़ा।
कितनी बुरी हालत हो गई कि शाही सेना भागी वहाँ से। शाही सेना हारी, मानसिंह वहाँ हारे। इसके क्या तथ्य हैं? इनकी सबसे बड़ी क्रिकेटर राणा प्रताप थे। मेवाड़ था, मेवाड़ में युद्ध में अगर आप जीत गए होते या हरा दिए होते तो आपका कितना अच्छा स्वागत होता दरबार में, कितना महिमा मंडित होते आप। अब वहाँ दरबार में आसफ खां और मान सिंह दोनों का कद छोटा कर दिया गया, दरबार में इनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ये जीतने के लक्षण होते हैं। और इन्हीं के दरबारी इतिहासकार बदायूनी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, ये लोग बताते हैं कि उसको उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई, उसको दरबार में, मान सिंह को दरबार में प्रवेश करना वर्जित हो गया, आसफ खां को दरबार में प्रवेश करना वर्जित हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद तौराकाते अकबरी में कहता है कि मान सिंह ने शाही सेना को, जो राणा प्रताप का मुल्क है, उसको लूटने की इजाज़त नहीं दी, निर्देश नहीं दिया। अब लूटने के लिए था क्या वहाँ पे जो लूटोगे? वहाँ तो सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। अबुल फजल कहता है कि कुछ बादशाह के चापलूस उसको भड़काते थे कि मान सिंह ने राणा प्रताप का पीछा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो भी राजपूत थे, उनको बचा रहे थे। अबुल फजल आगे यही लिखते हैं कि अच्छा हुआ शाही सेना ने राणा का पीछा नहीं किया, क्योंकि अबुल फजल को सही कहानी ये पता थी कि वहाँ पे क्या स्थिति है। वो कहते हैं कि वहाँ पे राणा प्रताप का पीछा करने का मतलब है कि सुसाइड करना। शाही सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह, आसफ खां, इन सब का कद छोटा कर दिया गया, मनसबदारी छोटी कर दी गई, इनका ड्योढ़ी प्रवेश या दरबार में प्रवेश बंद कर दिया गया। और सालों, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन। दूसरा हारने का जो प्रमाण मिलता है वो है राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 के 6 महीने के अंदर में ताम्रपत्र इशू किए, जो हल्दी घाटी के युद्ध में उनके अपने सामंत और जो उनके अपने सेनापति सामंत और उनके जो लोग मारे गए थे, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटे और उत्तराधिकारियों के लिए मनसब, मतलब उनको सामंत नियुक्त किया। ऐसे ताम्रपत्र बहुतायत, 6 ताम्रपत्र तो गोपीनाथ शर्मा ने ही जिक्र किया है अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान का इतिहास जो उन्होंने लिखा, बहुत ऐसे बहुत प्रूफ मिलते हैं। अगर वो हारे होते तो 6 महीने के अंदर, हल्दी घाटी के युद्ध के 6 महीने के अंदर वो ताम्रपत्र तो वो जारी करेगा ना, जमीन तो वो किसी को सामंत नियुक्त करेगा या अपना मनसबदार नियुक्त करेगा जो वहाँ का राजा होगा। अब राणा प्रताप अगर 6 महीने बाद, वहाँ 6 महीने के अंदर या उसके आसपास में वहाँ पे ताम्रपत्र जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्षेत्र राणा प्रताप का ही है, वही जीते हुए हैं, वही राजा है। इस तरह से बहुत सारे तथ्यों के आधार पर ये निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि मुगल सेना, शाही सेना मान सिंह, आसफ खां के नेतृत्व में हल्दी घाटी में हारी थी और बुरी तरह हारी थी, और राणा प्रताप भील के साथ मिलकर इस युद्ध को जीते थे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, जय हिंद।